आप ग्रॉसरी ऐप डाउनलोड करें, शॉपिंग ऐप डाउनलोड करें या कोई भी ऐप डाउनलोड करें, जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक अलाउ बटन आता है। उसको हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना पढ़े उसमें क्या लिखा है। जब हम कोई अकाउंट्स ओपन करते हैं तो भी हम अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं, जैसे हमारा नंबर, हमारा नाम, हमारी ईमेल आईडी या बाकी की इन्फॉर्मेशन। और वहाँ एक चेकबॉक्स होता है जिस पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। हमारी आदत है हम चेकबॉक्स को इनेबल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बाद हमारे पास मैसेजेस और कॉल आते हैं कुछ कंपनियों से जहां हमने कभी अप्लाई नहीं किया। क्या आप ओवर द फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं? 5 लाख का ओडी मिल सकता है, आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड फ्री मिल सकता है। अब सवाल ये है कि हमने तो अप्लाई किया नहीं, तो ये कौन है जो मैं कॉल कर रहा है और ये कैसे हो रहा है? सोचने की बात है, हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट पे हम ये समझेंगे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो अगस्त 23 में लाया गया वो क्या है और उसको हम अनटैंगल करने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ प्रशांत शेखर, वेलकम यू ऑल इन द पॉडकास्ट अनटैंगल विद प्रशांत। होप यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट and request you to subscribe the channel so that we can bring valuable content to you. In today's podcast, we'll try to untangle a concept of DPDP Act. आज के इस पॉडकास्ट में हम क्या समझेंगे, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा किसे कहते हैं, प्रोविजंस ऑफ डीपीडीपी एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं डीपीडीपी एक्ट को आज के दिन में उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए, क्या पेनल्टी फ्रेमवर्क है, ये एक्ट आम आदमी को डे टू डे सिनारियो में कैसे हेल्प करेगा, क्या कोई रियल केस स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों है, और वे फॉरवर्ड एक्शंस क्या हैं। इससे शुरू करते हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा किससे कहते हैं। कोई भी डेटा जो आपकी आइडेंटिटी डिपिक्ट करने में हेल्प करती है उसे पर्सनल डेटा कहते हैं। जैसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ रहते हैं, आपकी लोकेशंस, आपके हेल्थ इंफॉर्मेशंस, ये फाइनेंशियल डिटेल्स, इवन आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल डेटा कही जाती है। जब हम इन इंफॉर्मेशंस को किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट्स पे या सेमिनार अटेंड करने के लिए या किसी वेबिनार अटेंड करने के लिए इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये कंपनी के डेटा बेस में स्टोर हो जाता है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिजिटल पर्सनल डेटा। जहां डिजिटल पर्सनल डेटा है वहां डीपीडीपी एक्ट है। डीपीडीपी को समझने से पहले हम थोड़ा इसकी बैकग्राउंड पे चलते हैं। 2023 अगस्त से पहले हमारे पास कोई डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था। हाँ, हमारे पास कुछ ग्लिम्सेस मिलते हैं आईटी एक्ट के अंदर, बट वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि हम उसको प्रोटेक्शन लॉ बोल सकते हैं। इसकी फाउंडेशन 2017 में डाली गई थी, जब एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से थ्रू अ जस्टिस पुट्टस्वामी। इस जजमेंट के बाद एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया आर्टिकल 21 में। इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की जस्टिस श्रीनिवासन के साथ, जिन्होंने अपने ड्राफ्ट रूल को सबमिट किया 2019 में। उसके बाद कई आइट्रेशंस के बाद अगस्त 2023 में इसको लागू किया गया। इस एक्ट के आने के बाद दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो बताए गए वो हैं डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिडुशरी। डेटा प्रिंसिपल सिंपल भाषा में समझें, आप मतलब जिनका डेटा है, और डेटा फिडुशरी वो जो ये डेटा लेते हैं या कलेक्ट करते हैं और आगे उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई एजेंसी जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेती है और आगे प्रोसेस करती है, इनको हम डेटा फिडुशरी बोलते हैं। डीपीडीपी एक्ट में डेटा फिडुशरी और डेटा प्रिंसिपल के लिए उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए गए। पहले हम डेटा प्रिंसिपल की बात करें क्योंकि वो ज़रूरी है, हम आपकी बात कर लेते हैं। डेटा प्रिंसिपल के कुछ राइट्स डिफाइन किए गए थे, जैसे राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है और क्या कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, राइट टू एक्सेस, आपका डेटा आप एक्सेस कर सकें, आपको उसकी कॉपी मिल सके। राइट टू चेंज, मॉडिफाई और इरेज इट, अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या आपको उसको डिलीट करना हो, आपके पास पूरे अधिकार होने चाहिए। अगर आपने कोई कंसेंट दिया, राइट टू विड्रॉ दोज कंसेंट,
अगर आपको किसी तरह के ग्रीवांसेस है, दैट ग्रीवांसेस रिड्रेसल, दैट इज राइट टू ग्रीवांसेस रिड्रेसल, किसी भी कंपनी में आप उसको पुट अक्रॉस करेंगे और आपको टाइमली उसको रिजॉल्व करना है. इवन राइट टू नॉमिनेट. Suppose you might not be there, you get disease, तो you will nominating be someone जो आपके बिहार पे आपके राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है. डेटा प्रिंसिपल को जब राइट्स दिए गए तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिड्यूशरीज के लिए भी दी गई, इन कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एजेंसीज के लिए. उसमें ये था कि आप डेटा प्रिंसिपल्स के जो राइट्स हैं उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उनसे वैलिड कंसेंट लेंगे, उनके डेटा को प्रॉपर्ली सिक्योर करेंगे, उनकी रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और जब आप डेटा प्रोसेस करते हैं तो उनकी बाकायदा ट्रेल होनी चाहिए. दिस विल हेल्प बोथ ऑफ द पार्टीज इन मेंटेनिंग एंड हैविंग अ गुड गवर्नेंस टू इट. ये एक्ट हमें डे टू डे सिनारियो में कैसे हेल्प कर सकता है. जब भी हम कोई साइन अप करते हैं किसी एप्लीकेशन में या कुछ किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो हमें सिंपल भाषा में ये हमारे कंसेंट डिफाइन होने चाहिए कि हमारा ये डेटा क्यों लिया जा रहा है, इसका क्या प्रोसेस किया जाएगा, सो दैट जो पर्पस डिफाइन किया गया उसी के लिए यूज़ हो. कल को स्पैम कॉल ना आने लगे कि हाँ सर लोन ले लीजिए, या बाकी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अनवांटेड हैं. उसके अलावा आज के दिन में पोस्ट कोविड और आज के सिनारियो में ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वेरी कॉमन. आज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एडटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं. चिल्ड्रंस डेटा इज़ देयर. ensure that data is not getting used for any behavioral pattern study और कोई टारगेट एडवर्टीजमेंट के लिए. जब आपको राइट्स देते हैं तो जैसे हमने बात की कि आपके पास उस राइट्स के विड्रॉ करने के, उन कंसेंट को विड्रॉ करने के लिए भी एक्सेस होना चाहिए. ये तो हो गई डेटा प्रिंसिपल की बात. जब भी कोई डेटा ब्रीच हो तो हमारी कुछ डिफाइंड बोर्ड्स हैं जैसे DPPI, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट मे हार्म. टाइमली रिपोर्ट ना करने पे पेनल्टी फ्रेमवर्क्स भी हैं. कुछ नए चेंजेस आए हैं जहां पे कंसेंट मैनेजर डिफाइन किया जाएगा. कंसेंट मैनेजर पे कुछ भी नहीं है, आपका एक प्राइवेसी पोर्टल होगा जहां पे आप देख सकते हैं कि किन किन जगह पे आपने अपने कंसेंट, इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा दिया हुआ है. अगर हम इसको समझें तो प्री और पोस्ट DPDP एरा को हम सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रायर टू DPDP सिर्फ जार्गन्स का इस्तेमाल होता था. हमारे पास मल्टीपल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स आते थे जो अनवांटेड हुआ करते थे. हमारे वो कहाँ प्रोसेस कर रहे डेटा हमें नहीं पता था. लेकिन DPDP आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये आएगा, आपका चॉइस मैटर करता है. दैट इज़ योर चॉइस इज़ प्राइम. आपका डेटा किस पर्पस के लिया जा रहा है, कहाँ यूज़ किया जाएगा, वो पर्पस एक्सप्लेनेशन होगा. और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रिवेसी इनबिल्ट होगी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने अभी तक एड्स के कुछ बेनिफिट्स को समझा है. ये ऑब्वियस क्वेश्चन रेज होता है, ये ऐड इतना इंडिस्पेंसिबल है, कोई रियल केस स्टडी है क्या. हम आपको कुछ पहले ले चलते हैं. 2022 में एम्स में रैंसमवेयर अटैक हुआ था और टेराबाइट्स में हेल्थ रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे. अब आप समझे हो कि ये प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट कंपनी तक की सीमित नहीं है, ये वल्नरेबिलिटी गवर्नमेंट बॉडी, उनके इंस्टीट्यूशंस पे भी है. 2024 में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का भी डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, उनके पर्सनल डेटा, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स, और माइट बी पॉसिबल इट वाज सोल्ड ऑनलाइन. हेल्थ रिकॉर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होने के मल्टीपल रिपरकशन हो सकते हैं. जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेशन रिस्क. एक्सपोज्ड हेल्थ कंडीशन कैन लीड टू अ सोशल स्टिग्मा इन द करंट इकोसिस्टम, possibly job discrimination. Future benefits can also be getting compromised related to insurance or credits. हम ये भी समझे कि हम आज के दिन में फ्रॉड स्कैम की दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन, पॉलिसी, फाइनेंशियल डिटेल, फिशिंग स्कैम, फेक इंश्योरेंस, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. इसके अलावा 2017, 18, 19, 20, 22, 23 मल्टीपल रिपीटेड इंसिडेंट हुए हैं जहां पे आधार डेटा कॉट कॉम्प्रोमाइज. आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स, इंक्लूडिंग VVIPs ऑल्सो. वैक्सीनेशन टेकन थ्रू कोविड वॉज ऑल्सो गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. ये कुछ इंस्टेंस हैं जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो. और ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल रिस्क नहीं बोल रहा हूँ, ये हो रहा है. और जो मैंने केसेस बताए हैं ये लाइव इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट्स हैं. इसका मतलब है हमारे पास एक्ट है और हमें इसको ऑन ग्राउंड उतारना है. एंड
एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट इट गेट ऑन ग्राउंड। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नवंबर 25 में नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स पारित किए। इसमें 3 फेज में इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई। पहले फेज में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को एस्टैब्लिश करना था नवंबर 25 में, जो कि हो चुका है। टू मॉनिटर एंड टू एंश्योर दैट सच ब्रीच डू नॉट हैपन, penalize if there is a violation, redressal of the customer any grievances are there। उसके अलावा कंसेंट मैनेजर का फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना टू इंश्योर, जो भी हमने बताया था कि प्रिवेसी कंट्रोल डैशबोर्ड होगा एक इंडिविजुअल के पास भी, जहाँ पे वो अपने एक्शन ले सकता है। थर्ड, May 27, 13th May 27 to be very precise, as per the notification, this need to be get implemented। अब एक्ट है, रूल्स हैं, उसकी इन्फोर्समेंट तभी होगी जब आपके पास पीनल प्रोविजंस भी होंगे। इसमें पेनल्टी फ्रेमवर्क भी है। पेनल्टी फ्रेमवर्क ह्यूज पेनल्टीज के साथ है। अब अगर आपका कोई डेटा ब्रीच होता है और आपने ड्यू सिक्योरिटीज नहीं इंप्लीमेंट किए हैं, आपके 250 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकती है। आपने कोई ब्रीच हुआ और टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया बोर्ड को, या किसी चिल्ड्रंस का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ और मिसयूज हुआ, 200 करोड़ तक की पेनल्टी पॉसिबल है। बाकी वैल्यूएशन में 50 करोड़ तक की पेनल्टी प्रोविजंस हैं। अब आप समझ सकते हो कि हेफ्टी पेनल्टी प्रोविजंस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल सो दैट इट कम्स ऑन ग्राउंड। हमने इंडिया की एक्ट के बारे में बात किया। ये दिमाग में हमेशा आता है जब हम भारत की बात करते हैं, क्या ये वर्ल्ड में कहीं और भी हो रहा है, वहाँ भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं? ऑब्वियसली हैं। GDPR इज़ वन ऑफ द सिमिलर रेगुलेशन जहाँ पे मल्टीपल नोन कंपनीज के अंदर पेनल्टीज इम्पोज की गई हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज़ फेसबुक। 1.2 बिलियन पाउंड्स का पेनल्टी इम्पोज किया गया था फॉर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम EU to US। Amazon got penalized for more than 700 million pounds because they use the data for targeted advertisements। बच्चों का डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, मिस हैंडल करने के लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी पेनलाइज किया मोर देन 300 मिलियन पाउंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ग्लोबल स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहाँ पे ह्यूज पेनल्टीज हैं, और ये बहुत स्ट्रांगली लिया जाता है कि डेटा प्रोटेक्शन शुड बी अबाइड। ये तो हो गई डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड एंड कॉल फॉर एक्शंस ऑल्सो, नॉट फॉर ओनली डेटा प्रिंसिपल बट ऑल्सो डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल जैसे हम और आप ये भी इंश्योर करें कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाएं, अपने इन्फॉर्मेशन को फिल करें, उनकी डिटेल्स, कंडीशन, कंसेंट को ठीक से पढ़ें। हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी प्रोसेसर्स की है। स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, उनका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, पेरेंटल कंसेंट के बाद ही कोई चीज़ हो। तीसरा, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ लगे कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग, raise complaint so that you get redressal in timelines, within timelines, and you can also approach to cyber crime and their toll free numbers for such cases। Now coming to fiduciary, they have to do some hard step। they should abide this law and they should ensure कि ये ग्राउंड पे उतरे। ऑडिट शेयरिंग, जो भी जब भी हम डेटा लेते हैं तो हम शेयर भी करते हैं थर्ड पार्टी को, उनकी ऑडिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंश्योर करें कि लेगेसी डेटा भी अलाइन हो। गवर्नमेंट मल्टीपल नोटिफिकेशंस के साथ आ रही हैं तो उसको ध्यान रखें, नज़र में रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विद पेशेंस। विल कम बैक विद सम इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। थैंक यू।